में हम पहला जो बिंदु लेने जा रहे हैं, समास को पढ़ने जा रहे हैं। समास। समास शब्द कैसे बना है, इसकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, इनके विभाजन या विच्छेद के बाद इसका क्या अर्थ निकलता है, इत्यादि जो शब्द है वो हमें विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में समास की क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन होती है, उसके बारे में जानेंगे। समास का विग्रह सही रूप में क्या होता है, उसके बारे में कक्षा में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के स्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। जैसे कल ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा हुई, उसमें विभिन्न प्रकार के थे। उससे विगत दिनों में जो अन्य पटवार भर्ती परीक्षा या हम देखें सीईटी की भर्ती परीक्षा, जीडी भर्ती परीक्षा इत्यादि में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति इस बिंदु ने दी है। तो यहाँ समास जो शब्द है वो बनता है सम प्लस आज से। समास शब्द किससे बनेगा? सम प्लस आज से। यदि समास शब्द के बारे में पूछा जाए कि समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हम आंसर करेंगे सम प्लस आज से। जहां पर सम व्याकरण का एक उपसर्ग माना जाता है। सम क्या माना जाता है? उपसर्ग माना जाता है। और आस क्या माना जाता है? प्रत्यय। क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो यहां प्रश्न आ जाए कि समास शब्द कैसे बना, तो अपना राइट आंसर होगा सम प्लस आज से। यहां सम एक व्याकरण का उपसर्ग है और आज क्या है? प्रत्यय। जहां सम उपसर्ग का अर्थ होता है समीप। सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप। और आस प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? बैठना। आस प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो 6 प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये तैयार हो गए। नंबर 1, समास शब्द कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई, आंसर करेंगे सम प्लस आज से। नंबर 2, समास शब्द में सम का क्या अर्थ निकला जाता है, तो हम आंसर करेंगे समीप। नंबर 3, समास शब्द में सम उपसर्ग का यहां पर अर्थ दिया जाता है समीप, और ये एक क्या है व्याकरण की कोटि में, तो आंसर करेंगे हम उपसर्ग। फिर इसके बाद में समास में आस क्या है, तो आंसर होगा प्रत्यय। और समास में जो आस प्रत्यय है उसका अर्थ क्या है? बैठना। इस तरीके से ये थ्योरिकल प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो ट्रेंड है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें थ्योरिकल प्रश्नों को ज्यादा महत्वता दी जा रही है। समय से पहले हम ये देखें या कुछ समय पहले वहां पर स्थिति ये भी थी कि समास में सीधा उदाहरण देकर इसका विग्रह पूछा जाता था। लेकिन लास्ट आप 6-7 साल के पेपर चेक करोगे तो पता चलेगा समास में थ्योरी भी हमारे सामने आने लग गई है। तो हम हर चीज को डिस्कस करेंगे इस कक्षा के मध्य में। तो यहां यह हमारी बात हुई कि समास एक उपसर्ग और प्रत्यय के योगदान से बना है। सम उपसर्ग और आस यहां पे प्रत्यय है, जिनका अर्थ इस प्रकार से। अब इनके अर्थों के आधार पर ही इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन तैयार हुई है। तो समास की जो शाब्दिक और व्याकरणिक जो समुचित उचित परिभाषा है वो ये है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, अधिक पदों के मेल को, पदों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ये एक, चाहे हम एनसीईआरटी के बेस पे परिभाषा मान लें, चाहे हम व्याकरण के आधार पे मान लें, चाहे एक तरीके से शाब्दिक परिभाषा मान लें, समास में जो जुड़ाव होगा वो किसका होगा? पदों का। पहली बात, समास का संबंध कभी भी न तो शब्द से है, ध्यान रखना, समास का संबंध शब्द से नहीं होता है। समास का संबंध हमेशा यहां पर पदों से माना जाएगा। समास का संबंध कभी भी वाक्य से नहीं होता है।
वाक्य से भी नहीं होता है। समास का संबंध कभी भी वर्ण से नहीं होता है। समास का संबंध किससे होता है? केवल पदों से। तो कहा जाए कि समास का संबंध है तो आपको आंसर करना है पद या पदों से। अच्छा, अब इसमें पद कम से कम कितने होने चाहिए? पदों की संख्या पूछी जाए कि समास में कम से कम कितने पद होने चाहिए, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 2 पद होने चाहिए, कम से कम 2 से अधिक भी हो सकते हैं। समास का संबंध कम से कम 2 पदों से या 2 से अधिक पदों से होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, फिर यहां पर समास में जो पदों की संख्या 2 हो गई, कम से कम 2 से अधिक पदों का संबंध जुड़ता है। समास का संबंध पदों से होता है, ठीक है, लेकिन वो पद किस रूप में होने चाहिए? तो हम कहेंगे मेल के रूप में। मेल का मतलब यहां है समीप रूप में। समीप रूप में, समीप का मतलब जानते हैं? पास में। जब 2 पद, कम से कम 2 पद समीप आकर बैठ जाएंगे, समीप रूप से मेल स्थापित करेंगे, समीप रूप से मिल जाएंगे, उसे व्याकरण में हम क्या दर्जा दे देंगे? उस उदाहरण में हम उसे समास मान लेंगे। तो यहां थ्योरिकल प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। पूछा जाए कि समास में कम से कम कितने पद होने चाहिए, तो आंसर करेंगे 2, कम से कम 2। पूछा जाए समास में 2 से अधिक कितने पद हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 2 से अधिक 2 से अधिक 3 या 4 भी हो सकते हैं। आगे की कक्षाओं में हम उदाहरण से समझेंगे इसमें। फिर पूछा जाए समास का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे पदों से है। फिर पूछा जाए कि समास में पदों का किस रूप में मेल होता है, तो हम कहेंगे समीप रूप में मेल होता है। जैसे हमने एक शब्द लिया यहां पर समास विग्रह के रूप में, रेल पर चलने वाली गाड़ी। यह सेकंड ग्रेड हिंदी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में यह पटवार एसआई भर्ती परीक्षाओं में भी शामिल किया गया। रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब यहां पर 2 पदों को समीप लाना है, तो पहला पद हम रेल को मानते हैं और दूसरा पद हम गाड़ी को मानते हैं। अब ये दोनों पद एक दूसरे से दूरी पर हैं, क्योंकि यहां इनके बीच में अन्य पद आ रहा है। तो चाहे तो इस पद को इसके समीप ले जाके बिठा दें और चाहे इस पद को इसके समीप ले जाके बिठा दें। समीप ले जाने का मतलब है ये जो बीच के पद है ना, कारक चिन्ह पर कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह और चलना वाली, इस तरीके के सहायक शब्दों को हटाकर, तो हमारा एक सामासिक पद बन जाता है रेलगाड़ी। तो हमने यहां इस समास विग्रह के बिंदु से कितने पदों का मेल किया? पहला रेल का और दूसरा गाड़ी का। कितने बिंदु हो गए, कितने पद हो गए? 2 पद। 2 पदों को हमने पास में लाकर बिठा दिया यहां पर। तो इसे व्याकरण में हम परिभाषा आधारित समास विग्रह मान सकते हैं और रेलगाड़ी शब्द को परिभाषा आधारित सामासिक पद मान सकते हैं। इसी प्रकार से हमने शब्द लिया मधुमक्खी, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी। मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी। यहां पर 2 पदों को मिलाकर सामासिक पद बनाना है हमें, तो हम पहला काम करते हैं, मधु को लेते हैं और दूसरा मक्खी को लेते हैं। इन दोनों पदों को समीप आते ही, समीप बिठाते ही हमारे पास में शब्द बन जाता है मधुमक्खी। इसी प्रकार से हमने शब्द लिया दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या बनेगा इसका सामासिक पद भाई? दही बड़ा। कैसे बना? पहला पद आपने क्या लिया? दही, और दूसरा पद क्या लिया? और दोनों पदों को समीप लाकर बिठा दिया, तो शब्द क्या बन गया? दही बड़ा। इसी प्रकार से हमने शब्द लिया यहां पर भू का कंप। इसका सामासिक पद बनाना है हमें, भू का कंप। क्या बनेगा सामासिक पद? भूकंप। क्या बन जाएगा?
भूकंप, क्योंकि इस पद को और इस पद को हमने समीप लाकर बिठा दिया। तो यहां हमने ये जाना कि दो पदों का मेल करना है, और दो पदों का मेल जब होगा जब समास विग्रह में उनके बीच में दूरी होगी, चाहे एक शब्द के माध्यम से हो, एक पद के माध्यम से हो, या एक से अधिक पदों के माध्यम से हो। वो दूरी हमें कम करके एक सामासिक उचित अर्थ में पद बनाना है। इसी प्रकार से हमने शब्द लिया यहां पर ग्राम को गत, ग्राम को गत, तो विग्रह हमने कर लिया ग्राम को गत, और इसका सामासिक पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम गत। ग्राम यानी गांव और गत यानी गया हुआ। तो गांव को जाने को हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रामगत। इसी प्रकार से इस पद का हम सामासिक विग्रह से सामासिक पद बनाएं। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो क्या बनेगा भाई सामासिक पद? गुरु दक्षिणा, क्योंकि आपने गुरु शब्द को दक्षिणा के समीप ले जाया गया। यहां पर हमने इसके लिए कारक चिन्ह का लोप कर दिया, बीच के पद को हटा दिया, तो यहां बन जाएगा गुरु दक्षिणा। ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर गुरु की दक्षिणा नहीं होगा। गुरु की दक्षिणा का मतलब अर्थ गलत हो गया है। इसका मतलब होगा गुरुजी को उठाकर आप लोगों ने दान में दे दिया है, तो यहां गुरु के लिए दक्षिणा माना जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहां पर यह हमारे पास में स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। अब समास शब्द हेडिंग लगाइए और इस पे लिखिए। समास शब्द सम प्लस आस से बना है। समास शब्द सम प्लस आस से बना है। जिसपे सम एक उपसर्ग है, जिसपे सम एक उपसर्ग है, आस एक प्रत्यय है, आस एक प्रत्यय है। जहां सम उपसर्ग का अर्थ समीप, सम उपसर्ग का अर्थ समीप, आस प्रत्यय का अर्थ बैठना, आस प्रत्यय का अर्थ बैठना से होता है, बैठना से होता है। अर्थात, अर्थात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का समीप आकर बैठना, दो या दो से अधिक पदों का समीप आकर बैठना समास कहलाता है, समास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी सामासिक पद बन जाएगा रेलगाड़ी। यहां बीच के पदों को आप क्रॉस का निशान लगाकर हटा दीजिएगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी पर चलने वाली के नीचे क्रॉस लगा दीजिएगा ताकि पढ़ते समय ध्यान में रहे कि इनका हमें इस प्रकार से मेल करना है। इसी प्रकार से
मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी। तो मधुमक्खी। फिर दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। इसी तरीके से भूकंप, ग्रामगत, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा। तो ये हमने जाना कि भाई विग्रह का रूप कैसे रहेगा और सामासिक शब्द को कैसे संयुक्त करेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक बात आई कि समास का संबंध इन तीनों में से किसी से नहीं होता है। समास का संबंध केवल और केवल किससे है? पद से। तो पद किसे कहते हैं, यह जानकारी अनिवार्य है। भाई कहते हैं कि आप समास के संदर्भ में पदों से क्या तात्पर्य निकालते हैं। प्रश्न बना दिया अगले ने। पद की जानकारी होगी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए समझिए, देखिए व्याकरण में हमेशा शब्द होता है। वो शब्द एक संरचना होती है जो वर्णों के मेल से होता है। शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्णों से। जैसे हम यदि एक शब्द लिखे कमल, शब्द लिखा हमने कमल। अब कमल में वर्ण शामिल है, जैसे क में ए वर्ण है। चाहे वो वर्ण तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये व्यंजन है और ये स्वर है, और इन दोनों की पूर्णता से ये क बन गया। फिर यहां पर मैं में भी क्या मिला हुआ है भाई? ए स्वर, तो मैं पूरा हुआ। फिर इसी प्रकार से ले में भी क्या मिला हुआ है? ए, तो ले पूरा हुआ। क्योंकि कोई भी व्यंजन तभी पूरा माना जाएगा जब उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ण रहा, व्यंजन वर्ण रहा, ये स्वर वर्ण रहा। तो शब्द हमेशा किससे उत्पन्न होकर आता है? वर्णों से। इसलिए जो शब्द होता है वो व्याकरण में हमेशा कैसा होता है? अकेला। वो वर्णों का समूह होता है, उसमें वर्ण होते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप को क्या दिखाता है? अकेला। कमल शब्द यहां पर अकेला है, इसलिए यह व्याकरण में क्या माना जाएगा? शब्द माना जाएगा, पहली बात। लेकिन वही बात यदि किसी शब्द के साथ, जो शब्द अकेला है और उसका अकेलापन हम खत्म कर दें, अर्थात उसके आगे पीछे कोई अन्य शब्द जोड़ दें, चाहे पहले जोड़ दे चाहे बाद में जोड़ दे, तो इस शब्द का अकेलापन खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद में भी क्या आ गया? शब्द। तो ये जो शब्द है अब व्याकरण के हिसाब से शब्द नहीं माना जाएगा। व्याकरण में इसे ही हम किस नाम से जानेंगे? पद के नाम से। परिभाषा क्या बनी? जब तक कोई शब्द अकेला है तब तक वो क्या है? शब्द है। लेकिन जब उसी शब्द को अन्य शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे एक शब्द के साथ चाहे अन्य शब्दों के साथ, तो वही शब्द फिर किस श्रेणी में चला जाता है? पद के नाम से जाना जाता है, वो पद में चला जाता है। जैसे कमल यहां पर अकेला था, लेकिन इसी कमल शब्द के साथ मैं यदि नयन शब्द जोड़ दूं तो शब्द बन गया कमल नयन। अब यह शब्द अकेला नहीं रहा, क्योंकि इसके अकेलेपन को किसने भंग कर दिया? नयन ने। न ही नयन अकेला रहा, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया? कमल।
तो यह हमारे लिए क्या बन गया? सामासिक पद। इसलिए इसमें समास नहीं माना जाएगा, इसका समास विग्रह नहीं हो सकता है, लेकिन इसका समास विग्रह हो सकता है, इसको सामासिक पद माना जा सकता है। और जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं अभी तक, उन सब में आप देखोगे कोई भी शब्द अकेला नहीं है। भाई रेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मधु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मक्खी। दही के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा। इसी प्रकार से भू के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ग्राम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? गत। और इसी प्रकार से गुरु के साथ क्या जुड़ी हुई है? कोई भी शब्द अकेला नहीं आया ना। तो सामासिक पद का विग्रह तभी होगा जब शब्द अपने आप में अकेला ना होकर किसी अन्य शब्दों के साथ पद के रूप में आए। तो इस बात को हमें नोट लगा के लिखना है कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो हेडिंग लगाइए, शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर, और इसमें लिखना शब्द और पद में अंतर। शब्द हमेशा अकेला होता है। शब्द और पद में अंतर में लिखना, शब्द हमेशा अकेला होता है। शब्द हमेशा अकेला होता है, जबकि पद किसी शब्द के साथ अन्य शब्द को जोड़ने पर, जबकि पद किसी शब्द के साथ अन्य पद को जोड़ने पर बनता है। अन्य शब्द को जोड़ने पर बनता है। अर्थात शब्द हमेशा अकेला होगा। अर्थात यूं लिखना है भाई, हमें वर्तनी संबंधित त्रुटियों को भी ध्यान में रखना है। त्याद आता है अर्थात में। अर्थात शब्द हमेशा अकेला होता है और पद अन्य शब्दों के साथ। अर्थात शब्द हमेशा अकेला होता है और पद अन्य शब्दों के साथ होता है। जैसे कमल, इस कमल के ब्रैकेट पे लिख लेना कि भाई ये हमारे लिए शब्द है। और कमल नयन ये हमारे लिए पद है। नयन भी पद है और कमल भी पद है, क्योंकि एक दूसरे का एकाकीपन ये खत्म कर रहे हैं, अकेलापन खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने शब्द लिया यहां पर विद्यालय भी एक सामासिक पद है भाई। विद्या प्लस आलय, तो यहां पर विद्या भी हमारे लिए एक पद बन गया, क्योंकि इसका अकेलापन आलय ने खत्म किया। और आलय भी हमारे लिए एक पद बन गया, क्योंकि इसका अकेलापन किसने खत्म किया? विद्या ने। खाली विद्या होता तो क्या माना जाता? खाली विद्या शब्द होता तो उसे क्या मानते हम? पद मानते या शब्द मानते? शब्द। और खाली यदि आलय शब्द होता तो भी उसे क्या मानते? शब्द। लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को क्या मानेंगे हम?
पद, दोनों को क्या माना जाएगा? पद माना जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ये हम केवल समास का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद हम जब उसके भेदों को पढ़ेंगे तो हमें सारी स्थिति क्लियर होगी कि किस सामासिक पद का विग्रह कैसे करना है, जो थ्योरिकल विस्तृत जो प्रश्न आते हैं उनका आंसर कैसे करना है। इसलिए ये बुनियादी तत्व है, इनके अभाव में हम समास या अन्य कोई व्याकरण की कोटि की चर्चा करते हैं तो वो निराधार सी साबित होती है। तो यहां पर ये एग्जाम्पल लिखिए दोनों, कमल नयन विद्यालय, और इनके नीचे पदों को लिख दीजिए ताकि ध्यान में रहे। अब ये भी पद है और ये भी पद है, यहां विद्या भी पद है और आलय भी पद है। तो जिन जिन कंपटीशन में हिंदी का रोल है, हिंदी अपने विषय के रूप में आती है, वहां हम इन बिंदुओं को देख पाएंगे। अच्छा, फिर समास का संबंध केवल समास से भी नहीं है। जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे ना वर्तनी की दृष्टि से, वहां पर भी इनमें संबंधित या इनसे संबंधित त्रुटियां हमें देखने को मिलेगी। वाक्य शुद्धि जब पढ़ेंगे, अशुद्धि को जांचेंगे, तो वहां पर भी समास अपनी भूमिका निभाएगा। इसलिए ये जो वो बिंदु है जो अन्य बिंदुओं से कनेक्टेड भी है। ठीक है, हो गया बात इतनी क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें आगे देखते हैं सही समास विग्रह का तरीका। भाई परीक्षा में इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन किए जाते हैं या इससे संबंधित काफी प्रश्न आते हैं। सही समास विग्रह, एक बिंदु आता है, शब्द है या मान लो पद है कन्यादान। अब यहां कन्यादान सही विग्रह क्या होगा? कन्या का दान कि कन्या के लिए दान? कन्या के लिए दान। अब ये व्याकरण संबंध बातें पढ़नी है, क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है और कहीं पढ़ा लिखा सुना है तो भी ये भी आता है। व्याकरण हमेशा तर्कशील रही है, तर्कों के साथ बात करती है। ये सारी चीजें हम यहां सीखेंगे सही समास विग्रह में। जब जब इनके भेदों को हम डिस्कस करेंगे, ऐसे बिंदु हमारे सामने प्रश्न के रूप में खड़े होंगे। तो आगामी कक्षाओं में हम इस बिंदु का चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द आता है हिमालय। हिमालय, इसका विग्रह क्या करें? हिम का आलय करें या हिम के लिए आलय करें? क्योंकि एक अंदाजा लगाएं, व्याकरण के नियमों को हम नहीं ध्यान में रखे तो हम तो कह देंगे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हम कह देंगे शिवालय, शिव के लिए आलय। तो ऐसे जो बिंदु आते हैं ये अपने आप में बहुत मैटर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ऐसी कई चर्चाएं हम आगामी कक्षाओं में करने वाले हैं। ये तो अभी फिलहाल आपके सामने रखा है कि इनका विग्रह सही रूप में ये दो दो प्रकार से हम देखते आए, तो सही कौन सा होगा। तो यहां सही समास विग्रह करने के खातिर जब भी सही समास विग्रह करना हो तो इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पदों का सही समास विग्रह करने के खातिर दो पद होते हैं एक सामासिक पद में। एक शब्द होता है मूल शब्द। कम से कम समासिक पद में कितने शब्द होते हैं? दो। उसमें से एक शब्द कौन सा होता है? मूल शब्द। और दूसरा शब्द होता है, वो होता है प्रधान शब्द। प्रधान शब्द।
अब यहां पर यदि बात करें तो इन दोनों को जोड़ते ही ये शब्द शब्द हट जाएगा, और यहां पर इनको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इनको हम क्या मान लेंगे? पद, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यहां पर मूल शब्द अकेला था प्रधान से, इसलिए मैंने शब्द लिखा, अभी जैसे बताया मैंने कि भाई शब्द हमेशा क्या होता है? अकेला। और यहां प्रधान शब्द था क्योंकि वो भी मूल शब्द से क्या था? अकेला। लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये किस परिभाषा से जुड़ जाएंगे? पद से। अब तरीका क्या है कि सही समास विग्रह करें तो आपको यह ज्ञात रखना है कि मूल शब्द हो, उस मूल शब्द में समास विग्रह करते समय आप कोई परिवर्तन ना करें। मूल शब्द का समास विग्रह करते समय आप किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन न करें। परिवर्तन से क्या मतलब है? न तो परिवर्तन पर्यायवाची रूप में आएगा, न तो पर्याय के रूप में आएगा, न उस मूल शब्द के स्थान पर अन्य शब्द आएगा। यह वर्जित है व्याकरण में। यदि हमने समास विग्रह किया और परीक्षा में ऐसा विकल्प मिला जहां पर हमें पर्यायवाची भी मिला हुआ है और हमने उस आंसर को सही कर दिया तो उत्तर गलत है, या उस जिस सामासिक पद का विग्रह किया गया उसके मूल शब्द के स्थान पे कोई अन्य शब्द लिखा हुआ है तो भी हमारा समास विग्रह गलत है। तो यहां क्या करना है हमें? जैसे उदाहरण लिया हस्तलिखित, अब साधारण सा शब्द है भाई हस्तलिखित। अब यहां पर जो मूल शब्द है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि मूल शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, यह मूल शब्द है और ये हमारे लिए प्रधान शब्द है। प्रधान शब्द है क्योंकि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, प्रधान शब्द है। अब हमें पाबंदी की गई है कि आप जब भी समास विग्रह करें तो व्याकरण के हिसाब से मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हस्तलिखित में मैंने ये मूल शब्द हस्त देखा और यहां पर मैंने लिख दिया हाथ से लिखित, यह विग्रह कर दिया मैंने तत्पुरुष के मतानुसार, तो मेरा समास विग्रह यहां पर क्या हो गया? जबकि मैंने और कोई कार्य कोई प्रयोग नहीं किया, मैंने हस्त की जगह उसका पर्यायवाची लिखा है। हस्त का अर्थ पर्यायवाची हाथ ही होता है, तो यह पर्यायवाची लिखा है, लेकिन फिर भी समास विग्रह गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह मूल शब्द है। तो विग्रह करते समय मूल शब्द वैसा का वैसा ही होना चाहिए, इसलिए इसका सही विग्रह क्या होगा? हस्त से लिखित। अब जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जबकि पेपर सेटर दोनों विकल्प देता है, क्योंकि जिसको यह नियम ज्ञात नहीं है वो तो जनरली तौर पे हिंदी के अनुसार हाथ ही शब्द को सही करेगा। तो ये जो तत्सम शब्द है हस्त, वो तत्सम के रूप में ही सही होगा। यही तो कारण रहा था। मैंने रेलगाड़ी का विग्रह क्या किया? क्या किया था? रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब कोई कहते कि सर यहां पर तो रेलगाड़ी में रेल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का ये रेल, हिंदी में तो शुद्ध रूप से उसको लोहापथ गामिनी बोलते हैं हम। और यदि रेल की बात करें तो उसको हम पटरी भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मूल शब्द चाहे किसी भी भाषा का हो, यदि वो मूल शब्द है तो परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए यदि हम इसका विग्रह करते हैं पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो हमारा विग्रह क्या हो गया? गलत, क्योंकि यह मूल शब्द था भले किसी भी भाषा का हो। इसलिए हमने इस पे रेलगाड़ी का विग्रह क्या किया? रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यह ध्यान में रखना, जब भी विग्रह करने जाएं, परीक्षा में जो भी विग्रह पूछा जाए, यह कोशिश करना कि मूल शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि मूल शब्द में परिवर्तन किया हुआ उत्तर व्याकरण सम्मत नहीं माना जाएगा, व्याकरण के हिसाब से वो गलत हो जाएगा।
तो यहां पर अब जैसे ये कन्यादान है, कभी देखा है ऐसा लड़की का दान? देखा है लड़की के लिए दान? हमेशा ये क्यों लिखा रहता है कन्या का दान? क्योंकि कन्या यहां पर क्या है? मूल शब्द है। कभी ये नहीं लिखा हुआ होगा हिम यानी बर्फ होता है, तो इसका विग्रह ये नहीं होगा बर्फ का आलय या बर्फ के लिए आलय, क्योंकि हिम यहां पर क्या है? मूल शब्द है। इसलिए ये मूल शब्द में परिवर्तन करके उत्तर देंगे तो हमारा आंसर 100% अशुद्धि ही होगा। लिखिएगा इस बात को नोट लगाकर। सही समास विग्रह का तरीका, सही समास विग्रह का तरीका। और इसमें लिखना, जब भी किसी भी सामासिक पद का, जब भी किसी भी सामासिक पद का समास विग्रह किया जाए, जब भी किसी भी सामासिक पद का समास विग्रह किया जाए, तो उसके मूल शब्द में, तो उसके मूल शब्द में कोई परिवर्तन, तो उसके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उसके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि यह परिवर्तन, यदि यह परिवर्तन किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर या मूल शब्द के, या मूल शब्द के पर्यायवाची, मूल शब्द के पर्यायवाची अथवा अन्य शब्द के आधार पर, अथवा अन्य शब्द के आधार पर किया जाता है, अन्य शब्द के आधार पर किया जाता है, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से किया गया समास विग्रह है, किया गया समास विग्रह है, हमेशा गलत माना जाएगा, हमेशा गलत माना जाएगा। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, इसका दोनों रूप उतारना है आप लोगों को, हाथ से लिखित और हस्त से लिखित। हाथ से लिखित को गलत ठहराना है और हस्त से लिखित को सही करना है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी और पटरी पर चलने वाली गाड़ी। इसका सही आंसर होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी।
इसी प्रकार से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ये दो पदों से बना, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। इसका विग्रह करेंगे युधि में। युधि का मतलब क्या होता है भाई? युद्ध। युधि का मतलब क्या है? युद्ध। युधि में स्थिर रहने वाला, युधि में स्थिर रहने वाला। इसी प्रकार से सरसिज, दो पद है इसमें, सरसी प्लस जय। ध्यान दीजिएगा भाई, सरसी यानी होता है तालाब। सरसी किसका पर्यायवाची है? तालाब का। और जय एक प्रत्यय जिसका अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। तो तालाब में जो उत्पन्न हो, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत इसको हम कमल के पर्यायवाची के रूप में लेंगे। सरसिज किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कमल का। ठीक है ना? तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, समय समय पर हम आगे की कक्षाओं में इनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? सरसी अर्थात तालाब में उत्पन्न होने वाला, होने वाला। अब यदि यह विग्रह मिल जाता है तालाब में उत्पन्न होने वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द में आप लोगों ने चेंज कर दिया। तो नोट कीजिए इनको। युधिष्ठिर, युधि में स्थिर रहने वाला। और यदि इसका यह कर दिया युद्ध में स्थिर रहने वाला तो गलत हो गया। युद्ध में स्थिर रहने वाला यह गलत विग्रह हो गया। सही युधि में स्थिर रहने वाला माना जाएगा। इसी प्रकार से सरसिज, सरसी में उत्पन्न होने वाला सही माना जाएगा। तालाब लिखते ही उत्तर गलत हो जाएगा। अर्थ समझाने के लिए मेरे ब्रैकेट पे इसको लिख के दिया है आप लोगों को। क्लियर हो रही थी बात सभी को? तो ये तो था सही समास विग्रह करने का तरीका। ठीक है, बाकी इसकी जो जानकारी कल की कक्षाओं में देखेंगे। अभी 2-3 बुनियादी बिंदु बचे हैं इसके, जिनको पढ़कर फिर हम इसके समास के भेद और किस तरीके से इनका विग्रह किया है। भाई यहां पर से का प्रयोग क्यों हुआ यह सीखेंगे। यहां पर हमने में का प्रयोग ही क्यों किया। यहां पर और इसके साथ अन्य चलने वाली शब्द का प्रयोग क्यों किया। ये जब समास विग्रह समास के भेद पढ़ेंगे तब हमें इनकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है।